मूवी शुरू होती है। हम रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी जेनी के घर एक छोटी सी पार्टी में गया था। उसके साथ उसकी बेटी पेरी भी कार में है। जैसे हर नॉर्मल कपल में होता है, इन दोनों में भी झगड़े होते ही हैं और वापस आते वक्त भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है हमें, क्योंकि जेनी बिना राय की इजाजत के अपने पेरेंट्स के घर एक छोटी सी पार्टी में गई थी और वो शराब भी पी रही थी। ये बात रे को पसंद नहीं आती। असल में रे की पहली बीवी भी शराब पीने की वजह से मर गई थी और तभी से उसे शराब से नफरत है। इस बात पर दोनों में जमकर झगड़ा होता है। तभी पेरी के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बैटरी खत्म हो जाती है। इस पर रे अपनी बेटी का मन बहलाने के लिए गाना गाने लगता है। तभी पेरी को वॉशरूम जाना होता है तो थोड़ी देर में उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देती है और वो अपनी गाड़ी वहीं रोक देता है और जेनी पेरी को लेकर रेस्ट रूम में जाती है। वहीं रे दुकान में कुछ सामान लेने जाता है। वहाँ वो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ जेनी के लिए शराब भी लेता है, बावजूद इसके कि उसे शराब से नफरत थी। शायद वो सोचता है कि आज का दिन थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन दुकान में एटीएम खराब होने की वजह से उसे कुछ सामान वापस रखना पड़ता है। जब वो वापस कार में आता है तभी पेरी को याद आता है कि वो अपना कॉम्पैक्ट मिरर इस रेस्टरूम में भूल गई है। जेनी वापस जाती है और रे कार में मिरर ढूंढने लगता है। उसे कहीं नहीं मिलता मिरर। गुस्से में वो पेरी को डांटता है। तभी पेरी का ध्यान एक गुब्बारे पर जाता है। वो गुब्बारे की तरफ दौड़ती है। तभी अचानक एक जंगली कुत्ता आ जाता है उसके सामने, जिससे डर के मारे पेरी चिल्लाती है। रे उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पेरी पीछे हट जाती है। रे अपनी बेटी को कुत्ते से बचाने के लिए एक पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है, जिससे पेरी डर कर और पीछे हट जाती है और गड्ढे में गिर जाती है और रे भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। थोड़ी देर बाद होश आने पर वो देखता है कि पेरी बेहोश पड़ी है और जेनी उसे पकड़कर रो रही है और कहती है कि उसकी बेटी मर चुकी है। ये बात सुनने के बाद रॉय का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो किसी तरह खुद को संभाल कर जेनी से कहता है, तुम पेरी को संभालना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके लिए अपने बेटी के एक एक पल बहुत ही कीमती है। तो वो कार को स्पीड में भगाकर हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहाँ भीड़ बहुत होती है। वो रिसेप्शनिस्ट से अपनी बेटी की हालत बताता है, जिस पर वो उसे कुछ टाइम वेट करने के लिए कहती है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है। वहीं पेरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। बेचैन होकर वो फिर से उस औरत के पास जाती है। इसी बीच वो रिसेप्शनिस्ट एम्बुलेंस को फोन करके 2 जख्मी लोगों को ले जाने के लिए कहती है। इससे रे को लगता है कि सच में इस हॉस्पिटल के लोग बहुत ही बिजी हैं। तभी वो देखता है कि एक एम्बुलेंस आई है और वो 2 मरीजों को लेके जा रहा है और एक डॉक्टर के हाथ में ऑर्गन बॉक्स है, जिसे देखकर रे का दिल धक धक करने लगता है। तभी उसका नंबर आता है और रिसेप्शनिस्ट उसे अजीब अजीब सवाल पूछती है, जैसे कि उसकी पहली पत्नी की मौत आखिर कैसे हुई थी, क्या उसे शराब पीने की लत है, और आखिर में पूछती है कि क्या अपनी बेटी का अंग दान करना चाहते हैं आप। रे हैरान रह जाता है। वो जल्दी से ना कर देता है। उसी वक्त डॉक्टर आकर पेरी की जांच करते हैं और कहते हैं कि पेरी की सीटी स्कैन करवानी जरूरी है। जिसके बाद जेनी और पेरी लिफ्ट में चले जाते हैं और रे बाहर खड़ा उनको देखता है। अजीब बात यह थी कि डॉक्टर ने ऊपर के माले के लिए कहा था, लेकिन लिफ्ट तो नीचे जा रही थी। थका हुआ रे ज्यादा ध्यान नहीं देता इस पर और वो वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे हॉस्पिटल खाली खाली सा लगता है। पेरी कहीं नहीं थी। वो रिसेप्शन पर पूछता है तो उसे पता चलता है कि पेरी नाम की कोई मरीज तो यहाँ पर है ही नहीं। रे कहता है कि उस वक्त आपकी जगह पर कोई और बैठी थी। उसे मेरी बेटी के बारे में पता है, पर वो कहाँ है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। रे इन सब बातों से बहुत ही परेशान था। वो कैसे मान सकता है कि उसकी बेटी अचानक से गायब हो चुकी है, और वो काउंटर पर जाकर जोर जोर से चिल्लाता है, उनसे बहस करने लगता है। रे कहता है कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझसे बहुत फालतू सवाल किए गए थे। मुझे मेरी बेटी के अंग को डोनेट करने के लिए भी फोर्स किया गया था, यहाँ तक कि आप लोगों ने मेरा क्रेडिट कार्ड तक एक्सेप्ट नहीं किया। ये कैसी बात है, और मुझे कैश लेने के लिए भेज दिया गया। मैंने इस हॉस्पिटल में सबसे महंगे से महंगे ट्रीटमेंट करवाए हैं, और आप ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर। ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उसकी परेशानी देखकर वो रिसेप्शनिस्ट उसकी बेटी की उम्र पूछती है, और कमाल तो तब होता है जब उनके किसी भी सिस्टम में उसकी बेटी का कोई रिकॉर्ड तक नहीं मिलता। यानी आज उसकी बेटी की उम्र की कोई भी मरीज इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी। और वो भागकर एक केबिन की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी का चेकअप हुआ था, लेकिन यहाँ तो कोई और लेडी अपनी बेटी को लेकर आई है, जो रे को देखकर डर जाती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और साथ में डॉक्टर लिकाडो भी आते हैं। तो रॉय अपनी दिक्कतें डॉक्टर को बताता है, जिससे डॉक्टर लिकाडो दोबारा से सारे रिकॉर्ड्स को छानने के लिए कहता है, लेकिन उनको पेरी का रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिससे रॉय अब और परेशान होने लगता है। तभी उसकी नजर एक नर्स पर पड़ती है। ये वही नर्स है जो पेरी को सिटी स्कैन के लिए ले गई थी। तो डॉक्टर उस नर्स को बुलाकर उसकी बेटी के बारे में पूछता है, पर वो नर्स कहती कि नहीं, लेकिन मैं इस आदमी को जानती हूँ। जब यहाँ पर आया था
तो उसके सर में चोट लगी हुई थी और उसके साथ कोई भी नहीं था बल्कि ये अकेला था, जिसे सुनकर रे गुस्से से भड़क जाता है और उस नर्स को धक्का दे देता है और वह मौजूद डॉक्टर और गार्ड उसे रोक लेते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिसके बाद उसे लॉकर रूम में बंद कर दिया जाता है। रे धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं था। उसे पता था कि उसमें कुछ इंजेक्ट किया गया है। खुद को होश में लाने के लिए वो दवा ढूंढने लगता है और उसे एक एड्रेनालाइन इंजेक्टर मिल जाता है, जिसे लगाकर वो थोड़ा ठीक होता है और फिर दरवाजे का शीशा तोड़कर वो बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो अपनी बीबी और बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। पर रॉय किसी तरह भागकर हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपनी कार में छिप जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे साबित करे कि उसकी बेटी और बीवी उसके साथ में ही थे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाले की कार उस गाड़ी के पीछे है। ये मौका देखकर रे को उम्मीद मिलती है और पुलिस वाले के पास जाकर वो अपनी पूरी बात बता देता है। पुलिस वाले भी ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं और उसके साथ हॉस्पिटल जाते हैं और वो वहाँ के गार्ड्स और डॉक्टर लिकार्डो से पूछताछ करते हैं, पर सब एक साथ मना कर देते हैं कि यहाँ पर तो पेरी नाम की कोई लड़की आई ही नहीं थी। तब रे कहता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा था कि डॉक्टर बैर्थरोम ने मेरी बेटी की जांच की थी और फिर नीचे बेसमेंट में सीटी स्कैन के लिए भेजा था। लेकिन जब पुलिस सीटी स्कैन रूम में गई तो उसमें पेरी नाम की कोई भी मरीज नहीं थी और बाकी कोई भी रिकॉर्ड्स पेरी के नाम के नहीं थे। तभी यहाँ डॉक्टर बैर्थरम आता है, जिसे देखकर रॉय को लगा कि सच सामने आने वाला है। अब वो उनसे कहता है कि आप सबको बता दीजिए कि मैं अपनी बेटी और बीबी के साथ आया था। लेकिन डॉक्टर बैर्थरम तो कुछ और ही कहते हैं कि कुछ समय पहले रे मेरे पास आया था और उसके सर पर गहरी चोट थी। मैंने इसे सीटी स्कैन के लिए कहा था, लेकिन रे मना करके चला गया था कि उसकी बीबी उसका वेट कर रही है। इन बातों को सुनने के बाद रे बताता है कि एबी की मौत तो काफी समय पहले हो चुकी है। वो सिक्योरिटी गार्ड जेफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है कि इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फुटेज में रे अकेला ही दिख रहा था। रे कहता है कि कैमरे के दूसरे एंगल से देखा जाए तो उसकी बीबी और बेटी पीछे आ रही हैं। वो सब कैमरा चेक करते हैं, लेकिन हर कैमरे में एक ऐसा कोना है जहाँ कुछ छिपा हुआ लग रहा था। इसी वजह से जेनी और पेरी कहीं दिख नहीं रही हैं। इन सब बातों से पुलिस वाले भी उलझन में पड़ जाते हैं। फिर वो रे से पूछते हैं कि क्या हॉस्पिटल आने से पहले किसी ने तुम्हारी पत्नी और बेटी को देखा था, जिस पर रे को उस गैस स्टेशन की याद आती है। वो बताता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट वहीं पर हुआ था और ये रुमाल भी उसी का है। पुलिस उससे पूछते हैं कि ये रुमाल में लगा खून क्या तुम्हारी बेटी का है। रे कहते हैं कि नहीं, ये शायद मेरा खून है, क्योंकि जब मेरे सिर पर चोट लगी थी तो मैंने इसी से पोंछा था। तभी यहाँ पर जेकब्स नाम की एक साइकेट्रिस्ट आती है और रे को एक अलग कमरे में ले जाकर एक रिपोर्ट दिखाती है। वो रे से कई सवाल करने लगती है और बताती है कि ये रिपोर्ट पेरी की नहीं बल्कि तुम्हारी है, और ये भी कहती कि तुम्हारा पहले भी कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, जिससे रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जेकब्स रे को उसी जगह ले जाने के लिए कहती है जहाँ पर पेरी गिरी थी, तो सब वहीं पर जाते हैं। पुलिस उस जगह छानबीन करती है, वहाँ पर खून के निशान मिलते हैं, इसीलिए वो फॉरेंसिक टीम को बुला लेते हैं। वहीं जेकब्स रे से दोबारा इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी का कॉम्पैक्ट मिरर ढूंढ रहा था, तभी मुझे उसकी चीखें सुनाई दी। जब मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो एक कुत्ता उस पर भौंक रहा था। उसको बचाने के लिए मैंने एक पत्थर उठाकर उस पर फेंक दिया, जिससे डरकर पेरी नीचे गिर गई और उसे बचाने के लिए मैं उसके साथ कूद गया और मेरे सिर पर भी चोट लग गई थी। उसी वक्त जब मेरी आंखें खुली तो जेनी मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी और पता नहीं क्यों मैंने उसे धक्का दे दिया और वो गिर गई। जेकब्स रे को समझाते हुए कहती है कि यहाँ पर कुत्ता नहीं था, असल में ये बात है कि हमारा दिमाग ऐसी कहानियां बना लेता है ताकि हमें बचा सके और हमें ये महसूस करवाता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। जेकब्स की बात सुनकर रे रोने लगता है। तभी पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जब तक पता ना चले कि खून किसने किया है तब तक रे पुलिस की कस्टडी में रहेगा। तभी रे को कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। ये कुत्ते उन पुलिस वालों के साथ आए थे, लेकिन इसी बीच उसे वो कुत्ता दिखाई देता है जिसने पेरी को डराया था और अब उसे लगता है कि ये सब मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मौका मिलते ही रे पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और जेकब्स पर बंदूक तान कर सभी को गैस स्टेशन में बंद कर देता है। वो गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो यहाँ पर अपने बीबी और बच्चे को ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो अभी पैदा हुई थी, जिसे देखकर उसे एबी याद आती है, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और एक हादसे में उसकी बीबी और बच्चे दोनों ही मारे गए थे। लेकिन इस बार वो अपनी दूसरी बीबी और बच्चों को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक डॉक्टर का कपड़ा पहन लेता है और सीधे बेसमेंट की तरफ जाता है और सीधे बेसमेंट में जाता है जहाँ वो सुबह अपनी बीबी और बच्ची को लेकर आया था। लिफ्ट में उसे वही गार्ड मिलता है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। रे उससे चाबियां मांगता है पर वो देने से मना कर देता है, तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और रे उस गार्ड को मारकर चाबियां छीन लेता है। जिसके बाद वो बेसमेंट में जाता है। वह पहले उसको अपनी बेटी का खिलौना मिलता है
और जब वो एक एक करके सारे कमरों को चेक करना शुरू करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि हर कमरे में लाशें पड़ी थी और हर एक शरीर से अंग गायब थे, जिससे वो समझ जाता है कि डॉक्टर अंगों की तस्करी करते हैं यहाँ पर। तभी वो एक नर्स को ऑर्गन बॉक्स लेकर जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करते करते कमरे तक पहुंच जाता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि पैरी लेटी हुई थी। वो लोग पैरी का ऑपरेशन करने वाले हैं और इस तस्करी में कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लिकार्डो और उसकी पूरी टीम शामिल है। वो बंदूक लेकर उस कमरे में जाता है और सभी को बंदूक दिखाते हुए अपनी बीबी और बच्ची को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक डॉक्टर पकड़ लेता है और हड़बड़ी में रे गोली चला देता है, जिससे ऑपरेशन थिएटर का गैस पाइप फट जाता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिस वजह से डॉक्टर मारे जाते हैं और कुछ बेहोश हो जाते हैं। पर रे और उसका परिवार बच जाता है और वो अपनी बेटी और बीबी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसके रास्ते में आने वाले हर शख्स को वो मार डालता है। वहाँ से बाहर निकलकर वो अपनी बीबी और बच्ची को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से कहीं दूर जाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता है वैसी सब सच्चाई सामने आने लगती है उसे, और हमें पता चलता है कि डॉक्टर जेकब सही था। रे हेलुसिनेट कर रहा था। असल में उसकी बेटी तो गिरकर मरी गई थी वहाँ पर, और होश में आने पर उसने गुस्से में जेनी को भी धक्का दे दिया था, जिसके वजह से उसकी बीबी भी वहीं पर मर गई थी। और वो दोनों लाशों को लेकर अपनी गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल लेके गया था और तभी से उसका दिमाग इसे दोहरा रहा था। यहाँ तक कि अस्पताल में भी वो अकेला गया था और हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक मुर्दा घर है जहाँ पर सभी लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता है, इसलिए सभी की बॉडी खुली हुई थी और वो जिस बच्ची को अपनी बेटी समझ बैठा था उसकी तो मौत हो चुकी थी। डॉक्टर उसका भी पोस्टमार्टम करने वाले थे, लेकिन रे के दिमाग ने उसे ये समझने के लिए मजबूर कर दिया था कि वो उसकी बेटी है और वो उसकी लाश को लेकर बाहर चला जाता है। जिन दो लाशों को वो अपनी बेटी और बीबी समझ बैठा था, असलियत में वो एक अज्ञात है। अफसोस से रे अब इसी वहम में पूरी जिंदगी बिताने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।